बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। व्लॉग का आगाज़ हम उस एहतजाज के हवाले से करेंगे जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा जहन बना चुकी है और हुकूमत उसको रोकने के लिए पूरी तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। कल 8 फरवरी है और ठीक एक साल पहले पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट पे जो डाका मारा गया, उस डाके के ख़िलाफ़ PTI एहतजाज कर रही है। मगर इमरान खान साहब का पैगाम बड़ा ही ज़बरदस्त है। इमरान खान साहब ने जेल से जो बहुत ही मुख्तसर पैगाम भेजा है वो बड़ा खुशाइंद है और बड़े लोगों को वो तसल्ली भी बख्शेगा और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं और हुकूमत की तिलमिलाहट की वजह भी आपको समझ आएगी। इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भेजा है कि कौम को बता दें कि मैं कोई डील नहीं कर रहा, कौम को बता दें मैं डील नहीं कर रहा, अवाम की आज़ादी लेकर आ रहा हूँ इंशाअल्लाह। इस पैगाम को अगर आप गौर से सुने तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे भाम चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त आपको होती हुई नज़र आ रही होंगी कि खान साहब आ रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने बाहर आने का कुलिया भी बता दिया है कि अगर किसी को लगता है कि डील करके आऊँगा तो डील करके मैं नहीं आ रहा। अब आते हैं कल के एहतजाज की तरफ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है और हुकूमत की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। हुकूमत में मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा है कि जी जो मैंडेट 2018 में चोरी किया गया अवाम ने उसे ही तो वापस किया है, एहतजाज किस बात का हो रहा है। ठीक आप कह रही होंगी 2018 में यकीनी तौर पे चोरी हुई होगी और 2018 में जितनी बड़ी चोरी हुई थी उससे 1000 गुना बड़ी चोरी 2024 के अंदर हुई। अवाम तो बेचारी वैसे ही बकरा बना दी जाती है। 2018 में अगर चोरी हुई थी मैंडेट की या वोटों की चोरी हुई थी तो वो भी अनदेखी मखलूक ने की थी। 2024 के अंदर भी जो PTI के मैंडेट की चोरी हुई है वो भी अनदेखी मखलूक ने की है। और इसमें अवाम को बली का बकरा ना बनाएं। अवाम जो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला देती है उसे कभी भी तस्लीम नहीं किया गया और इसकी सबसे जो रोज़े रोशन की तरह हमारे सामने मिसाल है, जो बड़े बदतरीन तरीके की धांधली थी वो 2024 में ही हुई थी, ठीक एक साल पहले। पतन ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 का जो इंतखाब हुआ पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा इंतखाब पहले नहीं हुआ। इतनी बड़ी तादाद में नए तरीके बनाकर हेरा फेरी की गई, मैंडेट चुराया गया, जाली किस्म का इलेक्शन कराया गया। वो 1 2 3 तरीके नहीं है, 10 या 20 तरीके नहीं है, 64 ऐसे तरीके, नए तरीके अपनाए गए साल 2024 के इंतखाब के अंदर कि जिन तरीकों की मदद से इलेक्शन के अंदर धांधली कराई गई, वोट चोरी किया गया और मैनिपुलेशन की गई। मंसूर अली खान साहब ने एक प्रोग्राम किया है, लाहौर की आवाम के साथ वो किया है और जिसमें बेशतर लोगों की जो स्टेटमेंट्स मैंने सुनी है उनका ताल्लुक मियां नवाज शरीफ के हल्के से है। पतन की अगर आप रिपोर्ट देखें तो उसमें भी मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के को जो है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया जा रहा है और ये हल्का उस मियां नवाज शरीफ का है जिन्होंने 3 साल बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस रियासत के ऊपर रूल किया है। अब उनके हल्के में सरवर बारी साहब जो कि सरबराह हैं पतन के, वो भी बता रहे हैं और मंसूर अली खान के प्रोग्राम में जो आम आवाम है वो भी ये बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब तो यहाँ से जीते ही नहीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का डंका यहाँ पे बज रहा था मगर अचानक से मियां नवाज शरीफ साहब जीत गए। अब मियां नवाज शरीफ साहब के जब आप इलेक्शन के दिनों में अपना वोट कास्ट करने जाते हैं तो आपको किसी भी स्टेशन के अंदर 2 हिस्से पर 2 पर्चियां थमाई जाती है जिसमें एक नेशनल असेंबली का हल्का होता है और साथ ही सूबाई असेंबली के लिए भी आपने वोट देना होता है। मतलब नवाज शरीफ साहब के हल्के में इतने बदतरीन तरीके से धांधली की गई कि अगर वहां पर 100 बंदे थे जिनका वोट पड़ना था तो 100 की बजाय 102 लोगों का वोट पड़ा हुआ है। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ। दुनिया की बड़ी बड़ी मिसालें हैं, आप कहीं पे भी इलेक्शन उठाकर देख लें तो जब टर्न आउट की बात करते हैं ना तो वो कहते हैं 40% था, 60, 70, 80, 100% कहीं पे टर्न आउट हो जाए तो ये नामुमकिन होता है। अब जिस घर में 100 बंदे थे कहा गया कि नहीं इस घर से हमें 102 वोट पड़े हैं और मज़ेदार बात है कि नवाज शरीफ साहब के लिए नेशनल असेंबली के लिए 102 वोट पड़े हैं और सूबाई असेंबली के अंदर वही टर्नआउट जो है वो 60% है, 40% है। तो इससे पता चलता है कि धांधली कितने बदतरीन तरीके से की गई है। फिर ये सोचा गया था कि 2018 में जो कुछ हुआ इलेक्शन के बाद और जो कुछ 2024 में हुआ, हम नहीं कह रहे कि इमरान खान साहब जो हैं वो भरपूर तरीके से जीते होंगे। इमरान खान साहब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में आए, बहुत सारी ऊंच नीच हुई मगर इस टेन्योर में जब वो बीइंग का प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे होश तो आया ना, अवाम को भी होश दिलाया और अब उसी होश की कीमत वो जेल में बैठ के काट रहे हैं।
अब कहा गया कि थी जी बारियां, इनको लग रहा था कि जी बारियां होंगी, जैसे पहले नून लीग की और पीपल्स पार्टी की बारी का सीज़न एक चलता होता है कि अब हमारी बारी फिर तुम्हारी बारी। लेकिन इस दफ़ा इमरान खान साहब जब आए थे 2018 में तो ख्याल यही था कि सिस्टम बारी वाला ही चलेगा, और सोचा भी यही जा रहा था कि एक बंदा थोड़ी सी आंख दिखाएगा तो उसको बिठा के दूसरे को हम ऊपर कर लेंगे, दूसरा आंख दिखाएगा उसके कान खींचेंगे तो तीसरे को हम ऊपर कर लेंगे। लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो हिसाब किताब बड़ा गलत लगा। अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान साहब जो हैं वो डील नहीं करेंगे, अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान साहब पैर नहीं पड़ेंगे, अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान साहब जो हैं वो एनआरओ देंगे भी उनको तो वो नहीं लेंगे, और अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान जैसा आदमी जो है वो जेल के अंदर और इतनी लंबी जेल काट जाएगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बेसिकली तो उस आदमी को फ़र्क नहीं पड़ेगा जिसको बेसिकली दबाव डाला जा रहा है इमरान खान को कि तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए। तो इस बार जो है ना वो हिसाब किताब बड़ा गलत लगा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब एहतजाज कल करने जा रही है। जगह जगह पे आप ये देखें कि कंटेनर्स लगना शुरू हो गए, पहुंचना शुरू हो गए। रात 12 बजे के बाद जो है वो सीटी बजेगी और सड़कें बंद करना शुरू कर देंगे, और नफरी को हाई अलर्ट तो अभी से कर दिया गया है। लाहौर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर जो एक वो खास तौर पर कोई भी सियासी जमात अपना एक टारगेट तय करती है। पीपल्स पार्टी ने भी तय किया, नून लीग भी तय करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी तय किया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लाहौर में जलसा करना चाहती है, और बेसिकली ये कोई भी सियासी जमात देख लें, आप मियां नवाज शरीफ साहब को देख लें। जब वतन वापस आए हैं नवाज शरीफ साहब, और वतन वापस आने के बाद सबसे पहले जो उन्होंने खिताब करना था, ये जलसा किया है उन्होंने, वो मीनार पाकिस्तान पे किया है, यादगार पाकिस्तान पे किया है। और हर सियासी जमात की कोशिश यही होती है कि जब लाहौर के अंदर दाखिल हो तो यादगार पाकिस्तान पे अवाम के मजमे को इकट्ठा किया जाए। अब लाहौर के अंदर उसी दिन जो है वो हॉर्स एंड कैटल शो भी है और मैच भी है, और पीटीआई को जलसे की इजाज़त भी नहीं मिली है। अब पीटीआई जगह जगह रैलियां निकालेगी। समझ आता है कि जी आप मैच को डिस्टर्ब करना चाहते हैं या आप उस शो को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इसलिए आपको इजाज़त नहीं मिली। लेकिन पंजाब की कोई भी आप चीज़ उठाकर देख लें, कोई भी शहर, कोई भी कोना, कोई भी गली कूचा उठाकर देख लें, वहाँ पर आपको गवर्नमेंट एक्टिव नज़र आ रही है कि भी बंदा नहीं इकट्ठा होना चाहिए। अब जो पीका का कानून लाए थे उसके अंदर भी ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कानून साजियाँ जो लेजिस्लेशन की गई पार्लियामेंट से, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाली गई हैं कि जहाँ पर भी आवाम खड़ी होगी और समाजी मामलात के अंदर रुकावट पैदा होगी वहाँ पे लोगों को धर लिया जाएगा। मतलब किसी दुनिया के कोने में ऐसा कानून कभी नहीं आया कि आवाम अगर अपने हक के लिए निकल रही है, पुरअमन तरीके से निकल रही है, तो आप उसे समाजी मामलात में रुकावट करार दे के तो लोगों को मजबूर कर दो कि भाई आप लोगों ने निकलना नहीं है, निकले तो धर लिए जाओगे, जेलों में भर दिए जाओगे। ये तो चल रहा है इस वक्त, और पंजाब हुकूमत नहीं, पूरा विफाक भी इस वक्त हमें तिलमिलाहट के अंदर नजर आ रहा है। एक तरफ इमरान खान पुरुमीद है, खत उन्होंने लिख दिया, और कई ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ख़त मौसूल हो गया है और पता चल गया है कि करना क्या है, क्या हो रहा है। जो इमरान खान साहब ने पैगाम दिया ना इस मरतबा जेल से कि इंशाअल्लाह मैं बाहर आ रहा हूँ और आवाम की आज़ादी लेकर आ रहा हूँ, तो जो शख्स अल्लाह पे भरोसा रखता है और जो शख्स जो है अपनी आवाम पे ऊपर भरोसा रखता है, उसको पता मैं निकल तो आऊँगा, मैं निकल तो आऊँगा। इमरान खान साहब के माथे पे एक बल नहीं पड़ा। इमरान खान साहब उम्र के जिस हिस्से में है, चेहरा उनसे उनका झुर्रियों से भर जाना चाहिए जितना उनके ऊपर प्रेशर है, लेकिन इमरान खान साहब तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं और बिल्कुल ठीक ठाक है। बहुत सारे इंसाइडर जो जाते हैं और खान साहब से मिलते हैं, वो नाम ना जाहिर करने की शर्त पे ये बयान करते हैं कि इमरान खान साहब को टके का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इमरान खान साहब को बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि भाई उनको जेल में रखा गया। वो तो कह रहे हैं मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो चोरी है इसको ना माफ़ किया जाएगा, ना बर्दाश्त किया जाएगा, ना ही हज़म किया जाएगा। और बात जो है ना वो अब नए इलेक्शन पे पहुंच गई है। कुछ लोगों का ख्याल है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो मौलाना फजलुर रहमान से गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की है उसमें यही तय पाया है कि जनाब नए इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। और अपोजिशन का जो कट हो रहा है उसमें भी ये तय किया गया है कि बात जब तक नए इलेक्शन पे नहीं जाएगी चीज़ें दुरुस्तगी की तरफ नहीं बढ़ सकती। अब आखिर पे जाते जाते नए चीफ इलेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा? और ये कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो कि सिकंदर सुल्तान राजा ना हो, और तारीख़ में शायद बड़े बदतरीन लोग गुजरे होंगे मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जैसा आदमी नहीं गुजरा जिसने हड़प कर लिया करोड़ों आवाम के वोट को और जिसने धांधली करने के अंदर अपना किरदार अदा किया। और ये पूरी पाकिस्तान के अंदर ये सबको पता है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए 4 नाम हैं।
जिनमें बताया जा रहा है कि एक नाम तो पीटीआई ने दिया है, 2 नाम नून लीग के हैं और एक नाम ऐसा है जो निहायत ही मुतनाज़ तरीन शख्स का नाम है और वो नून लीग की इत्तेहादी जमात ने दिया है। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब उनका नाम दिया है और जस्टिस नासरुल मुल्क साहब का नाम, ये 2 नाम दिए हैं जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने दिए हैं। जो खबरें हैं मैं आपको ये बता दे रही हूँ, इन खबरों के मुताबिक ये 2 नाम मुस्लिम लीग नून ने दिए हैं और इनके अंदर जो औरिया मकबूल जान साहब का नाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है और जो चौथा नाम है वो अगर नून लीग की इत्तेहादी जमात के तो वो मोस्ट प्रोबेबली आप खासा इम्कान है कि हो सकता है पीपल्स पार्टी ने दिया हो और पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ तरीन शख्स का नाम दिया है और उस शख्स का नाम है काजी फाइज ईसा। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए जो उम्र की हद है वो 68 साल है और हमें देखना ये है कि इन चारों में से कौन इस मेयार के ऊपर पूरा उतरता है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो मिली भगत की गई है। नून लीग ने अपने सर से ऐसे झाड़ने के लिए जो 2 नाम दिए हैं, इन दोनों के अंदर तसद्दुक़ साहब की जो उम्र है वो 75 साल है और नासरुल मुल्क साहब जो हैं इनकी उम्र 74 साल है। तो इनके ऊपर तो बहुत बड़ा काटा है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकते। और यह मकबूल जान जो है उनकी उम्र 73 साल है और ये भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकते। चौथा नाम बचता है काजी फाइज ईसा का। अब फाइज ईसा जो हैं इनकी उम्र है 65 साल, इनकी उम्र है 65 साल और इस ओहदे के लिए उम्र की हद 68 साल तक है। इससे ऊपर का आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लग सकता। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गठजोड़ है, कहीं ना कहीं कोई मिली भगत है और उसके बाद ये नाम दिए गए हैं। लेकिन अभी भी मैं इसको मुसद्दिका नहीं कहूँगी क्योंकि इसके हवाले से बड़े क्रेडिबल शख्स हैं, उन्होंने ये खबर दी है। लेकिन मैं फिर भी इसको मुसद्दिका तब तक नहीं कहूँगी जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्जन इसके ऊपर नहीं आ जाता, उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन याद रहे कि कल जो 8 फरवरी शुरू होने में चंद घंटे बाकी हैं, तो कल 8 फरवरी का पार्ट 1 होगा और ऐसा लगता है कि पार्ट 1 सिर्फ ख़त्म शुद्ध नहीं होगा, पार्ट 1 भी होगा, पार्ट 2 भी होगा और आइंदा आने वाले दिनों में कई ऐसी किस्तें आपको इस एहतजाज में देखने के मिलेंगी जिसमें नज़र आएगा आपको कि हुकूमत की जो बैसाखियाँ हैं वो भी तड़तड़ा गई हैं और किसी भी लम्हे वो चटक कर टूट जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।